गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, ये मॉडल पेपर 2024 की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरे मॉडल पेपर का हल करते हैं। संपूर्ण हल आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसमें अम, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसके लिए 1 अंक आपको मिलेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक थे। ठीक, आपका करेक्ट आंसर होगा शुक्ल युग। अ, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अजात शत्रु अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है, इसकी विधा पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा कि अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है। नाटक विधा की रचना, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाटक विधा की रचना है। अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है, जिसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि लहर किसकी रचना है? दोस्तों, लहर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये लहर जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर बी, जयशंकर प्रसाद। लहर किसकी रचना है? आंसू, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न है हमारा कि शुक्ल युग की समय अवधि पूछा है। टाइम पीरियड, कब से कब तक शुक्ल युग चला था? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 से लेकर के 1943 तक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। करेक्ट आंसर ए होगा, 1936 से लेकर के 1943 तक। हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, कि नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? दोस्तों, इस रचना की विधा पूछा है। तो नीड़ का निर्माण एक क्या है? आत्मकथा है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथा। और इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, छठवां प्रश्न, कि भारत भारती किस विधा की रचना है? भारत भारती रचना के विधा विधा पूछ रहा है दोस्तों। तो भारत भारती इसमें विधा पूछा है ये, इसमें लेकिन ऑप्शन गलत दे दिया है दोस्तों। विधा पूछा है लेकिन इसमें युग दे दिया है, ये ऑप्शन गलत हो गया है यहाँ पे। तो अगर इसकी विधा की बात करें तो ये गद्य विधा की रचना है। ठीक है, ये गद्य विधा की रचना है और इसमें ऑप्शन गलत हो गया है इस मॉडल पेपर में। तो अगर इसकी विधा की बात करें भारत भारती, तो भारत भारती गद्य विधा की रचना है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और हमारा सातवां प्रश्न है दोस्तों, मधुशाला मधुशाला किसकी रचना है? बड़ा ये इसकी रचना पूछा है। आपका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध जी, और तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत। इनमें से मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचनाकार हैं। अगला आठवां प्रश्न है कि भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और अगला प्रश्न देखिए
कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल कब से कब तक चला। आधुनिक काल आधुनिक काल कब से कब तक चला। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 से लेकर के 1943 तक। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1936 से लेकर 1943 तक आधुनिक काल चला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं। इसमें पहला ऑप्शन है आपका आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रीतिकाल। मतीराम किस युग के लेखक हैं। रीतिकाल के युग के लेखक हैं। ठीक। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है आपका कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। दोस्तों हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। हास्य। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 12वां कि सोहत ओढ़े पिटू पटू श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रभात। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि जिस इसमें मानो लग गया है, जनु जानो मनु मानो, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। 13वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13वां, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रोला छंद में कितने चरण होते हैं, 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां कि आकर्षण शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया आकर्षण शब्द में। तो आकर्षण शब्द दोस्तों मिलकर बना है आधन कर्षण। आधन कर्षण। ठीक है। तो इसमें उपसर्ग पूछ रहा है, तो इसमें उपसर्ग ये आ हो जाएगा। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें उपसर्ग क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है आकर्षण में। और प्रश्न नंबर 12वां देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12वां, प्रत्यय कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के दोस्तों इसमें 2 भेद हो जाते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन से, विभक्ति प्रत्यय और व्युत्पन्न प्रत्यय। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, विभक्ति प्रत्यय और व्युत्पन्न प्रत्यय। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 16वां, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है। तो दोस्तों जिसको पीताम्बर को तोड़ेंगे तो इसे पीला है, जिसका पीला है, पिता धन अंबर। तो पिता का अर्थ होता है पिता धन अंबर, तो पीताम्बर हो जाएगा। पीताम्बर में तो पीला वस्त्र श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीय। आपका पीताम्बर में बहुब्रीय समास है, निहित है। ठीक। प्रश्न नंबर 17वां देखिए। प्रश्न नंबर 17वां लिखा है कि अच्छी का तद्भव शब्द क्या होता है। अच्छी का तद्भव शब्द क्या होता है। तो अच्छी का तद्भव यानी कि ये संस्कृत है, और अच्छी का तद्भव हो जाएगा आपका आँख। अच्छी मतलब होता है आँख। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छी का तद्भव क्या होगा, आँख। और प्रश्न नंबर 18वां देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यण संधि का सूत्र क्या होता है। यण संधि का सूत्र क्या होता है। तो यण संधि का सूत्र होता है इको यण ची। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19वां देखिए, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताना है। फलस्य फल का वचन और विभक्ति बताना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। षष्ठी विभक्ति है, फलस्य षष्ठी विभक्ति है और एक वचन। फलस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है।
षष्ठी विभक्ति है और वचन कौन सा है? एक वचन। ठीक। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि अपठत धातु का वचन और पुरुष क्या है? अपठत धातु का वचन और पुरुष क्या है? तो इसका आपका ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन नंबर ए दिया है कि द्विवचन प्रथम पुरुष। ऑप्शन नंबर बी प्रथम पुरुष एक वचन। ऑप्शन सी उत्तम पुरुष एक वचन बहुवचन। और ऑप्शन नंबर डी मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रथम पुरुष। अपठत क्या है? प्रथम पुरुष है और एक वचन। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखिए इसमें वर्णात्मक प्रश्न खंड ब, इसमें आपको 6 नंबर का है दोस्तों। तो लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों ये आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है और इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ दोस्तों, संदर्भ 2-2 नंबर के, इस पे भी 2 नंबर मिलेगा, इस पे 2 नंबर मिलेगा और इस पे 2 नंबर। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2-2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो संदर्भ की, अगर इसकी संदर्भ की बात करें, इसकी संदर्भ हो जाएगा कुछ इस प्रकार। अगर इसके संदर्भ की बात करें तो संदर्भ कुछ इस प्रकार होगा कि उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता। दोस्तों ये मित्रता यहाँ पे दिया भी है, इससे भी पहचान सकते हैं कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। तो अगर इसके गद्यांश इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों कि उपर्युक्त गद्यांश, इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल जाएगा, संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश जो ये अंडरलाइन दिया गया है ब्लैक कलर से, दोस्तों इसकी व्याख्या करना है। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या लिख के संदर्भ लिख लिए और व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या, ठीक। तो व्याख्या की अगर बात करें तो दोस्तों पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और एक ही रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसकी व्याख्या करना है दोस्तों। व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहता है कि यह कोई जरूरी नहीं कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि और एक ही सोच के लोगों में ही केवल मित्रता हो सकती है। आज के आधुनिक समाज में विभिन्नताओं को देखते हुए, विभिन्न स्वभाव, अलग अलग रुचि को देखते हुए लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और उनसे मित्रता करना चाहते हैं। दोस्तों बस इतना लिखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें केवल रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी। तो इस प्रकार लिखेंगे व्याख्या। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न लिखेगा कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को क्यों आकर्षित करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि जो गुण मेरे अंदर नहीं है, अगर वो गुण सामने वाले के अंदर दिखता है तो वो चाहता है कि अगर इससे हम मित्रता कर लेंगे तो इसमें क्या होगा, मेरा काम बन जाएगा, इसकी भलाई हो जाएगी।
तो इसलिए लोग एक दूसरे की विभिन्न गुणों को देख करके उससे मित्रता करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको 6 नंबर, यहाँ पे आपके 6 नंबर अगर इस प्रकार लिखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपके 6 नंबर आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे। दोस्तों इसके लिए आपको अपने जो भी किताब है आपकी अपनी, तो उसके सारे गद्यांशों को ठीक तरह से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद उसके प्रश्नों को भी, उत्तर को भी हल करने की कोशिश करिएगा, तभी इसको कर सकते हैं। अथवा में करके दिया है दोस्तों, ये भी अगर इसका, इसमें पूछा है कि हे भगवान तब के लिए विपद, सॉरी, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन। दोस्तों इसका पूछा है, इसमें भी 3 प्रश्न दिए हैं, ये भी एक पूरा गद्यांश है, और इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं, या तो इसको ऊपर वाला कीजिए या तो इसको कीजिए। इस पे भी आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये ममता नामक पाठ से लिया गया है, ममता नामक, ममता, ठीक है दोस्तों, ये ममता पाठ का ये है गद्यांश। तो दोस्तों इसको हम व्याख्या नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए आया है एक पद्यांश। दोस्तों एक आपके परीक्षा में दो गद्यांश से दो गद्यांश से आता है, दो गद्यांश से आता है और दो पद्यांश से आता है। दोनों में से या तो गद्यांश का 6 नंबर, गद्यांश भी 6 नंबर का आता है, और या तो ये भी 6 नंबर का, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक का ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से किसी एक करके 6 नंबर मिलेगा। पद्यांश में भी कोई एक पद्यांश आएगा, उस पर 6 नंबर मिलेगा। दोस्तों ये पद्यांश दिया गया है आपके पद, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले पद्यांश को, फिर इसके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सर सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाए, ठीक है। तो इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों प्रश्नों को पे 2-2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो संदर्भ संदर्भ अभी मैं बताया हूँ, संदर्भ इसका भी वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। कि प्रस्तुत प्रस्तुत पद्यांश, दोस्तों ये पद्यांश है, वो गद्यांश था, ये पद्यांश। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के पद खंड में संकलित पद नामक, तो दोस्तों पाठ का नाम लिखेंगे पद, पद नामक पाठ से लिया गया है। और जिसके रचयिता कौन है दोस्तों, यहाँ पे सूरदास। जिसके रचयिता कौन है, सॉरी, जिसके रचयिता कौन है, यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों सूरदास। जिसके रचयिता कौन है, सूरदास, ठीक है। तो इसमें दोस्तों संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना होता है, संदर्भ में पाठ का नाम लिखना होता है, और लेखक या रचयिता कौन है उसको वो लिखना होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें में इम्पोर्टेंट होती है, जो कि इसमें तो ऑलरेडी दे चुका है, तो इससे आसानी हो जाएगी आपको। तो इसके संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं, ठीक। 2 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक। और दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या की, जो जिस पे रेखांकित किया गया है उसकी व्याख्या करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो शुरू से देखते हैं इसकी व्याख्या। लिखा है कि चरण कमल बंदो हृदय। दोस्तों सूरदास जी कहते हैं, मैं प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों, कमल रूपी चरणों की क्या करता हूँ, बंदो हरिराय, मतलब बार बार वंदना करता हूँ। मैं प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ज्या की मतलब जिनकी कृपा, मतलब जिनकी कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति भी, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति भी क्या होता है, गिरि मतलब होता है दोस्तों पर्वत, गिरि मतलब क्या होता है दोस्तों, पर्वत। तो जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को क्या करता है, लांघ जाता है। अगर सूरदास जी कहते हैं कि चरण, मैं प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, और जिनकी कृपा से जिनकी कृपा से, एक मिनट दोस्तों,
जिनकी कृपा से पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। और देखिए कह रहे हैं कि अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ क्या दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है, दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और बहिरे सुने, बहिरे मतलब बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। और गुंग, गुंग मतलब गूंगा व्यक्ति भी पुनः मतलब दोबारा, पुनः मतलब दोबारा बोलने लगता है। जिनकी कृपा से बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति भी क्या करता है, पुनः बोलने लगता है। और रंक चरे, रंक मतलब होता है दोस्तों गरीब व्यक्ति, दीनहीन व्यक्ति, दीनहीन व्यक्ति या गरीब कह सकते हैं। रंक मतलब क्या होता है, तो दीनहीन या गरीब व्यक्ति। तो जिनकी कृपा से रंक चले सिर छत्र धाए, गरीब व्यक्ति दीनहीन व्यक्ति भी अपने सर के ऊपर छत्र मतलब छत्र धारण करके चलने लगता है। ठीक। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय मतलब दयालु, करुणामय मतलब दयालु, मैं ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण की स्वामी की क्या करता हूँ, बार बार बंदोते ही पाए, बार बार मैं वंदना करता हूँ। दोस्तों इस प्रकार इसकी व्याख्या लिखेंगे तो इसकी व्याख्या पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो, कमल रूपी चरणों की, कमल रूपी चरणों की तुम्हें उस उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ लिख देंगे कि उपरोक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आपको इस पर 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें ये दिया है, या तो इसको कीजिए या तो इसको, इस पद्यांश को सॉल्व कीजिए जो मैं अभी करा चुका हूँ, या इसकी कीजिए। दोस्तों इसको आप लोग कर लीजिएगा स्वयं से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा आपका, प्रश्न नंबर तीसरा है कि ये प्रश्न नंबर तीसरा, दिए गए संस्कृत गद्यांश, ये संस्कृत का एक गद्यांश दिया गया दोस्तों में से किसी का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों ये इसका हिंदी में अनुवाद करना है और इस पे आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। लिखा है कि ऐसा नगरी, यह नगरी, ये दोस्तों अगर इसके संदर्भ की बात करें, इसमें संदर्भ पूछा है, पहला कि इसमें पूछा है कि संदर्भ पूछा है, तो संदर्भ की बात करें अगर, तो संदर्भ में ये प्रयाग नामक पाठ से, इसके संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तिका हिंदी, पाठ्यपुस्तिका हिंदी के अंतर्गत, हिंदी के अंदर संस्कृत खंड दिया गया है उसमें से लिया गया है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तिका हिंदी के अंतर्गत, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तिका हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड से प्रयाग, प्रयाग नहीं दोस्तों, प्रयाग नहीं, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, इसमें रचयिता नहीं होते हैं। ठीक। दोस्तों इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत, ये ऐसा मतलब यह नगरी भारतीय, सॉरी प्रयाग का ही है दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, प्रयाग का ही है। और देखिए संदर्भ की बात करें, इसके संदर्भ की बात करें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयाग संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तिका हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के प्रयाग नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इनके रचयिता नहीं होते हैं दोस्तों, इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और इसमें दिया है कि अगर व्याख्या की बात करें तो ऐसा मतलब यह नगरी,
यह नगरी, अर्थात प्रयाग के लिए कहा गया कि यह नगरी क्या है, ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और संस्कृति, भारतीय संस्कृत और संस्कृति, भाषा का क्या है, केंद्र स्थलम आसीत मतलब है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव, यहाँ पर, यहाँ की संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत काव्य, संस्कृत से और संस्कृत, यहाँ के संस्कृत काव्य और संस्कृत का आलोक मतलब प्रकाश सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह प्रस्थित मतलब फैला हुआ है। यहाँ के संस्कृत और संस्कृत काव्य का जो प्रकाश है वो सब जगह फैला हुआ है। प्रयाग में मुगल युवराज दारा शिकोह, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत मतलब यहाँ आकर के भारतीय दर्शनम, अत्रागत मतलब आकर के भारतीय दर्शनम शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अकरोत मतलब किया। सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित, उन्होंने यहाँ के ज्ञान से प्रभावित होकर के यहाँ के उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक, तो दोस्तों ये इसका संदर्भ और व्याख्या करेंगे तो आप इसको इसमें 5 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। और दोस्तों या तो ये कीजिए, या तो ऊपर वाला गद्यांश सॉल्व कीजिए, या तो ये गद्यांश सॉल्व कीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है जिस पे आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आया है चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर चौथा को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर चौथा क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश। दोस्तों जिस प्रकार हिंदी में गद्यांश से एक प्रश्न आता है और पद्यांश से एक प्रश्न आता है, उसी तरह संस्कृत में भी गद्यांश से एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का, और पद्यांश से भी एक नंबर प्रश्न आएगा 5 नंबर का। ठीक, तो दोस्तों कहा गया है कि कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, या तो इसका कीजिए या तो इसका कीजिए, दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित, संदर्भ सहित क्या करना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। दोस्तों चलिए दोस्तों इसकी बात करें अगर पहले का, तो लिखा है कि मानम, मानम हित्वा प्रियो भवति। दोस्तों इसके संदर्भ की अगर बात करें, संदर्भ, इसके संदर्भ की अगर बात करें तो संदर्भ इस वजह कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के संस्कृत खंड में, संस्कृत खंड के अंतर्गत, संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी, दोस्तों पाठ का नाम क्या है, जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी पाठ का नाम है दोस्तों, उसी पाठ से लिया गया है ये पद्यांश। तो इसका संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के संस्कृत खंड में जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। बस इसमें दोस्तों, इसमें लेखक नहीं होते, रचयिता नहीं होते, इसलिए बस इतना ही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तिका हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। दोस्तों इसमें जीवन सूत्राणी, इसमें यक्ष एक होता है, यक्ष और युधिष्ठिर के बीच प्रश्न वार्तालाप चलता रहता है, उसी का एक ये है। ठीक, यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है और जिसका जवाब युधिष्ठिर देते हैं अपने भाइयों को बचाने के लिए। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या के देखते हैं दोस्तों। लिखा है कि मानम, मानम, मानम का अर्थ होता है मानम का मतलब अभिमान, घमंड। मानम का अर्थ क्या हो जाएगा, अभिमान या घमंड। ठीक, मानम का अर्थ है घमंड। हित्वा मतलब त्याग कर, एक एक पहले अर्थ बता देते हैं उसके बाद इसका व्याख्या बताएंगे। त्याग कर, हित्वा मतलब त्याग कर, अर्थात कहने का अर्थ है कि मानम हित्वा, मनुष्य क्या करता है, अपने अहंकार को, हित्वा मतलब त्याग कर, प्रियो मतलब प्रिय, भवंती मतलब हो जाता है, मानव अपने अहंकार को त्याग कर प्रिय हो जाता है। मानव अपने अहंकार को त्याग करके, अभिमान को त्याग करके क्या होता है, सबका प्रिय हो जाता है। और क्रोधम हित्वा न सोचिता, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, क्रोध को हित्वा मतलब त्याग कर, क्रोध को त्याग कर
सोचता नहीं है, उसके बारे में सोचता नहीं है, क्रोध त्याग करके वो सोचता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति मानव अपने अहंकार को त्याग करके सबका प्रिय हो जाता है, और क्रोध को त्याग कर सोचता नहीं है। ठीक। और ये जो है कामम, कामम हित्वा, कामम मतलब कामनाएं हो जाएगा। कामनाएं, यहाँ पे कामम का अर्थ क्या हो जाएगा? कामनाएं, कामनाएं या इच्छाएं, कामनाएं या इच्छाएं हो जाएगा। तो कामम हित्वा, और मनुष्य अपने कामनाओं को, हित्वा मतलब त्याग कर, इसमें दो शब्द दिया है दोस्तों, हित्वा धन अर्थवान। तो मानव अपने काम को छोड़ करके अर्थवान अर्थात धनवान बहुत ही मतलब हो जाता है। और लोभम हित्वा सुखी भवते, और मनुष्य अपने लोभ अर्थात लालच को हित्वा मतलब त्याग करके सुखी भवते मतलब हो जाता है। मनुष्य अपने इच्छाओं को त्याग करके अर्थवान हो जाता है और अपने लोभ को त्याग करके सुखी हो जाता है। यदि मनुष्य अपने इच्छाओं को त्याग करता है तो वो क्या हो जाता है? अर्थवान हो जाता है। और यदि वह मनुष्य अपने लोभ का त्याग करता है तो क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। दोस्तों ये इसकी व्याख्या है। या तो ये कीजिए या तो ये पद्यांश सॉल्व कीजिए, दोनों 5 नंबर का है। तो मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करा दिया है संदर्भ सहित। संदर्भ पे 2 नंबर मिलेगा दोस्तों आपको। 2+3 लिखा है ना यहाँ पे, यानी कि 2 नंबर आपके 2 नंबर आपके संदर्भ पे मिलेंगे और 3 नंबर आपके इसका जब अनुवाद करेंगे उस पे मिलेगा। ठीक। तो मैंने संदर्भ भी सॉल्व करा दिया है और इसकी व्याख्या बता दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां क्या है? तो प्रश्न नंबर 5वां हमारा है दोस्तों, अपने पाठ पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। दोस्तों ये आप किस जिले से बिलोंग करते हैं तो उसमें अपने ज़िले के अनुसार उसमें दिया गया था कि कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, बलिया से हूं, तो बलिया ज़िला में कर्ण पूछा जाता है। तो जितने भी बलिया ज़िले के विद्यार्थी होंगे वो कर्ण खंड काव्य के द्वित सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए। द्वित सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए। और दूसरा है कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। दोस्तों जो जितने भी बलिया के विद्यार्थी होंगे वो उन लोगों के लिए एक कर्ण खंड काव्य को करना है। दोस्तों इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो जितने भी बलिया के स्टूडेंट हैं तो वो कर्ण पढ़ लीजिएगा और उसके आधार पर आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये चीज़ें दोस्तों, ये चीज़ें फिक्स होती हैं। ये चीज़ फिक्स होती है कि कौन सा खंड काव्य किस जिले के लिए होता है। तो दोस्तों 3 नंबर पहले ही बोर्ड ने फिक्स कर दिया। तो ये 100% श्योर है कि बलिया में, ये 100% श्योर है, ये 100% श्योर है कि बलिया में क्या होगा, कौन सा खंड काव्य आएगा? कर्ण। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं बलिया से, चूँकि मैं बलिया से हूँ तो बलिया के विद्यार्थियों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वो कर्ण को बढ़िया से पढ़ लीजिए, खंड काव्य को। आपके 3 नंबर पूरी तरह से कंफर्म है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां दिया गया कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसमें दिया गया है, पैटर्न को समझिए परीक्षा के, तब आपको बेहतर कर सकते हैं। 3+2 यानी कि 3 नंबर आपके जो जीवन परिचय लिखेंगे, 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलेगा और 2 नंबर किस पे मिलेगा? 3+2 में डिवाइडेड है, 3+2 में डिवाइडेड है, तो 3 नंबर आपका जीवन परिचय के लिए मिलेगा। ठीक है, जीवन परिचय के लिए है। और 2 नंबर आपका क्या है? इनकी जो रचनाएं लिखेंगे आप, उन पे 2 नंबर मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये गद्यांश के बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इनमें से किसी एक का लिखना है तो आप इसमें से किसी एक का तैयार कर लीजिएगा। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है ये लोग लेखक। और देखिए दोस्तों, गद्यांश से लेखकों का पूछता है जीवन परिचय, और पद्यांश से कवियों का, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखता है, जिसपे आप लोग 5 नंबर आपको मिलने हैं। दोस्तों इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा जीवन परिचय का। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक एक लेखक का अलग से
मैं वीडियो डाल दूंगा, तो आप तैयार कर लीजिएगा। छठवां प्रश्न, नंबर छठवें में दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास, इन तीनों में से किसी एक का नंबर जीवन परिचय दिखेंगे। दोस्तों प्रश्न नंबर 7वां, प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। संस्कृत का कोई एक श्लोक लिख देना है दोस्तों, उस पर आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बोर्ड पहले से ही, कुछ ऐसी चीज़ें जो बोर्ड पहले से ही वो फिक्स कर चुका है कि ये आएगा ही, श्लोक ये आएगा। कोई एक श्लोक याद कर लीजिएगा कि 2 नंबर आपके फिक्स ही हैं, समझ लीजिए। कोई एक श्लोक, मैं श्लोक डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो श्लोक ये फिक्स है। तो जो चीज़ें फिक्स हैं वो तो तैयार कर लीजिए कम से कम, ताकि आपको परीक्षा में लगे कि हाँ, आपका परीक्षा बहुत बेहतर जा सके। क्योंकि मेरे अनुसार दोस्तों, यूपी बोर्ड जो है, मेरे अनुसार जो यूपी बोर्ड हो वो इनडायरेक्टली आपको पेपर ही बता रही है। क्योंकि बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो फिक्स हैं कि ये आएंगी, ये आएंगी। रस भी पढ़ना है तो ये रस पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है तो ये अलंकार पढ़ना है, तो ये चीज़ें फिक्स हैं। तो उसको आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, और चार्ट में जो चीज़ें फिक्स हैं उसको ट्रिक लगाए कि ये मेरा तैयार हो गया, ये मेरा तैयार हो गया, ये मेरा तैयार। तो ऐसे करके हमको लगता है कि आपका कम से कम 25 से 30 नंबर, 25 से 30 नंबर आपका ऐसे ही तैयार हो जाए, जो चीज़ें फिक्स हैं कि आने ही हैं। तो दोस्तों एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, उसमें जो चीज़ें आनी है उसको टिक कीजिए और उसको एक एक करके तैयार करते जाइए। ठीक, इससे आपका क्या होगा, परीक्षा का आपकी बेहतर अंक ला सकते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, दोस्तों कहते हैं ना कि प्रॉपर स्ट्रेटजी, सही रणनीति से हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। क्योंकि 2024 नया साल, 2024 में नए साल में नई चुनौती आपका इंतज़ार कर रही है। तो उस चुनौती का धैर्य के साथ, उस चुनौती का धैर्य के साथ आप क्या करेंगे, सामना करेंगे। और धैर्य, धैर्य प्लस कठिन परिश्रम, धैर्य प्लस कठिन परिश्रम के साथ आप उसका क्या करेंगे, सामना करेंगे। तो एक एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट में जो जो चीज़ें आनी है फिक्स, उसको ट्रिक लगाते जाइए, मेरा तैयार हो गया, मेरा तैयार हो गया। ऐसे करके आप बेहतर अंक ला सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये फिक्स है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, मैं इसका भी श्लोक का भी एक वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है? तो हमारा प्रश्न नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें से किन्हीं दो ही का देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न अगर देखते हैं तो भारतीय संस्कृति मूलम की आसीत, भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, उसका मूल क्या है? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों उत्तर हो जाए कि भारतीय संस्कृति, इसका पूछ रहा है कि भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, जड़ क्या है। तो भारतीय संस्कृति का यही मूल है, यही अर्थ है, यही जड़ है कि विश्वस्य स्रष्टा, विश्वस्य विश्ववस्य विश्वस्य स्रष्टा, मतलब विश्व का जो रचयिता है, विश्वस्य स्रष्टा, विश्वस्य स्रष्टा। ठीक है, विश्व का जो स्रष्टा है, रचयिता है, ईश्वर, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एकः इति, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः इति, जो विश्व संसार का जो रचयिता है वो एक है, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा दोस्तों। या तो कह रहा है कि पुरुर राज का आशीष, पुरुर राज कौन था? तो पुरुर राजा एक भारतीय वीर आसीत, पुरुर राज क्या था, एक भारतीय वीर था। तीसरा आपका कह रहा है कि चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर कौन थे? तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत, चंद्रशेखर जी क्या थे, एक प्रसिद्ध देशभक्त क्रांतिकारी देशभक्त थे। ठीक है, तो ये वीर केन पूज्यते, वीर किसकी पूजा करते हैं? तो वीर वीरेण पूज्यते, वीर वीर की ही पूजा करते हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीर वीरेण पूज्यते। मैंने सब बता दिया है, अब इसमें से किसी 2 का ही प्रश्न देना है। ठीक है, ध्यान से परीक्षा में पढ़ते समय आप पहले प्रश्न को क्या कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ने के बाद ही उसको क्या कीजिएगा,
उसको हल कीजिएगा। तो 2 प्रश्न पूछा है, 2 प्रश्न के लिए आपके 2+2 दिया है, 2+2 यानी कि एक प्रश्न के लिए 2 नंबर, एक प्रश्न के लिए 2 नंबर, 4 नंबर का टोटली 4 नंबर से संस्कृत से आपका आएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9वां और आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 9वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, किसी एक पर 9 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। 9 नंबर है, क्योंकि 9 नंबर काफ़ी, 70 नंबर में से 70 नंबर का पेपर होगा या 100 नंबर का, तो उसमें से 9 नंबर, उसमें से 9 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। ये काफ़ी बड़ा अपने आप में नंबर लेके बैठा है दोस्तों। तो इसको मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा एक एक टॉपिक पे अलग से। तो दोस्तों पहला टॉपिक है आपका पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, उसके उपाय क्या क्या हैं, पर्यावरण में क्या क्या हानियाँ आ रही हैं, कमियाँ आ रही हैं, उस पर आप लोग निबंध लिखना है। आतंकवाद पर निबंध लिखना है, जनसंख्या पर और लाभ हानि पर। दोस्तों ये तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो टॉपिक दिया गया है कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो ज़रूर इसमें से आपका एक ना एक फंस ही जाएगा। दोस्तों इन सारे टॉपिकों का मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा और उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका पूरा हल। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और वो भी क्या करें, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। ठीक है, जय हिंद, जय दोस्तों, धन्यवाद।